जी दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं जिस शख्सियत का जो है वो मुख्तसर सा तारुफ़ लेकर आई हूँ, वो मेरे खुद बहुत फेवरेट हैं। हम मुख्तसर से बात करेंगे हैरोल्ड पिंटर के बारे में। जी हाँ, थिएटर ऑफ एब्सर्ड में हैरोल्ड पिंटर का एक बहुत नाम है और उनके बारे में कुछ मालूमात जो है वो जनरल इन्फॉर्मेशन, और फिर हम आगे जो है फ़र्दर अपने वीडियोस में मुख्तलिफ़ टर्म्स के ऊपर भी बात करना शुरू करेंगे। हैरोल्ड पिंटर 1930 से 2008 लंदन में पैदा हुए और वहीं पे पले बढ़े। हैरोल्ड पिंटर पोस्ट वॉर के उन प्ले राइट्स में से है जो कि बल्कि आप ये कह लें कि पोस्ट वॉर के प्ले राइट्स में भी ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और पेचीदा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म के प्ले राइट जो है वो समझा जाता था, क्योंकि थिएटर ऑफ एब्सर्ड का काम था। ख़ासतौर पे किरदार कैरेक्टराइजेशन पर काम था, डायलॉग डिलीवरी के ऊपर। आपको इसमें जो है बहुत स्मॉल टॉक मिलती है, इसमें अंडरस्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है इसके ड्रामास के अंदर। फिर आपको इसमें एक लंबी खामोशी जो है वो अक्सर मिलेगी, जो कि बाज़ औक़ात इरिटेट करती है कि आखिर ये क्या है, वाई दे आर जस्ट ऑल म्यूट एंड मम ऑन द स्टेज, द कैरेक्टर्स बेसिकली। तो ये तमाम चीज़ें, ये टेक्निक्स जो हैं वो कैरेक्टर्स के इनर सेल्फ को मतलब वाज़े करने के लिए जो है बनाई जाती हैं। और बाज़ औक़ात जो है इनके जो डायलॉग्स हैं या उनकी जो गुफ्तगू है जो कैरेक्टर्स की ऑन द स्टेज, जो कि वो परफॉर्म कर रहे हैं जिस भी लाइंस के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, यानी कि मल्टी लेयर्ड वो होंगी इम्पोर्टेंस उसकी। इसके अलावा बाज़ औक़ात उनकी अपीयरेंस या जो वो सोच रहे हैं और जो वो बोल रहे हैं उसके अंदर आपको कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्ले राइट जो है, ये ड्रामा निगार का एक फ़्लॉ है, बल्कि दिस इज़ द वेरी बेसिक टेक्निक जो कि पेंटर इस्तेमाल करता है बताने के लिए आपको ऑल द स्ट्रगल जो कि कैरेक्टर्स उसके इस मॉडर्न लाइफ में कर रहे हैं, स्ट्रगल अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से, स्ट्रगल फॉर बीइंग हियर, काइंड ऑफ एन एग्जिस्टेंशलिज्म आप कह लें, या स्ट्रगल इनके माइंड में कैसी चल रही है, और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं वो सब के सब इन तमाम चीज़ों को कवर करने के लिए जो टेक्निक है, स्टोरी की सूरत में नहीं है, कैरेक्टराइजेशन की सूरत में है। हैरोल्ड पिंटर ने लंदन में चूँकि पला बढ़ा, तो इसने राडा यानी कि रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, वहाँ से अपनी अदाकारी को पढ़ना शुरू किया, और कुछ अर्से के बाद शायद उसको भी छोड़ना पड़ा। फिर एक एक्टिंग कंपनी के साथ मुस्तकिल तौर पर तो नहीं, कुछ अर्से के लिए जो है एक प्रोफेशनल एक्टर के तौर पर पिंटर ने काम करना शुरू किया, और उसके बाद कुछ और एक्टिंग कंपनी के साथ पिंटर ने आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे भी किए, और जब तक भी अदाकारी की अपने स्टेज नाम डेविड बैरन के नाम से किया। 1956 में स्टार्ट किया बाकायदा तौर पर थिएटर या स्टेज के लिए लिखना, और इसके ड्रामास द रूम एंड द डम वेटर, ये दो ऐसे वन एक्ट प्लेस थे जो कि स्टेज हुए, और इसमें उसने कॉमिक मैनस जो है वो उसकी टेक्निक को इस्तेमाल किया, जो कि आगे भी इसके काम में हमें नज़र आती है, क्योंकि थिएटर ऑफ एब्सर्ड में ये ज़्यादा काम पिंटर का हमें मिलता है। इसके बाद एक ड्रामा जो पिंटर का आया वो था द बर्थडे पार्टी। दैट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन, और उस वक्त की जो लंदन की ऑडियंस थी, दे रियली गॉट पजल्ड, वो बहुत हैरान और परेशान हुए, और उसका रिस्पॉन्स इस तरह से आया कि तकरीबन एक हफ़्ते से ज़्यादा ये ड्रामा स्टेज ना हो सका। बाद में इसको टेलीविज़न पर भी लगाया गया और फिर स्टेज के लिए रिवाइज़ किया गया, और उस वक्त ये ख़ासा कामयाब गया। फिर पिंटर का एक रेडियो प्ले था अ साइट एक, उसको स्टेज किया गया, और उसके बाद बारी आई इसके ज़बरदस्त से ड्रामा की जो ज़ाती तौर पर मुझे बहुत पसंद है, बल्कि मेरा फ़र्स्ट एनकाउंटर विद हैरोल्ड पिंटर जो है वो इसी ड्रामा से हुआ था। दैट वाज हाईली रिकमेंडेड टू मी। अच्छा, केयर टेकर जो है, ये इसकी शोहरत, पिंटर की शोहरत को मज़ीद ऊपर तक लेके जाने में इस ड्रामा का, द केयर टेकर का, बहुत बड़ा हाथ है। उस वक्त के द थिएटर ऑफ एब्सर्ड के जितने भी प्ले राइट थे, उनमें इंतहाई मुनफरिद, नुमायाँ और अलग मुकाम देने में इस ड्रामा ने बहुत काम किया। बाद अज़ां इसके ऊपर फिर फिल्म भी बनाई गई थी।
इस कामयाबी के बाद अगली कामयाबी जो हैरियट पिंटर की है वो है होम कमिंग। होम कमिंग एक ऐसा ड्रामा था जिसने इसके नाम के साथ जो टैग लगा दिया था वो था ओरिजिनेटर ऑफ यूनिक ड्रामेटिक ईडियम। यानी कि आप खुद सोच लें कि अब लाइन वाइज ड्रामास में कुछ ना कुछ न्यू, कुछ ना कुछ यूनिक जो है हमें पिंटर के कामों में नज़र आ रहा है कि ये तमाम टैग्स या ये नाम जो हैं उसके साथ मंसूब होते जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के साथ जो है वो उनको लेकर चल रहा था। इसके बाद मज़ीद जो ड्रामा जिन्होंने इसको कामयाबियाँ दी हैं उनमें नो मैन्स लैंड, बेट्रियल, द मूनलाइट एंड सेलिब्रेशन शामिल है। दोस्तों 1970 में तकरीबन इसने अदाकारी को खैराबाद कह दिया था, और फिर ये सिर्फ अपने ड्रामास और या फिर दूसरों के ड्रामास के लिए इसने एज एन डायरेक्टर जो है वो काम ज़्यादा किया है और उसके ऊपर ये काम करता रहा है। प्लॉट्स की तरफ आते हैं तो पिंटर के जो ड्रामास के प्लॉट्स हैं वो काफ़ी मुबहम हैं, वॉग हैं, काफ़ी एम्बिगस हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, और बाज़ात तो कोई प्लॉट नहीं है, एंड नो प्लॉट इज़ एक्चुअल प्लॉट समटाइम्स इन हिज ड्रामास। तो इसमें अपने कैरेक्टर्स के थ्रू ये हमें चीज़ों को बताता हुआ नज़र आता है। कहानियाँ आपको नहीं मिलेंगी, जैसे कि एक स्टोरी जो है उसका एक प्रॉपर स्टार्ट होता है, फिर वो मिडल में आती है, उसके बाद कोई एंड होता है, तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। कैरेक्टराइजेशन यूनिक है और एंडिंग और भी डिफरेंट है। तो ये तमाम चीज़ें पिंटर की ओरिजिनलिटी के ऊपर मज़ीद स्टैम्प जो है वो लगाती हैं। कैरेक्टर्स जो हैं वो कैसे एक्सपोज होते हैं, ज़्यादातर जो है वो एक ही कमरे का स्टेज जो है वो हमारे सामने आता है, या बैकग्राउंड जो है इसके ड्रामास में ज़्यादातर सिर्फ एक कमरा ही है, इससे आगे पीछे या बाहर किरदार जो है वो निकलते हुए नज़र नहीं आएंगे थ्रू आउट द प्ले। कैरेक्टर्स चंद हैं, द पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कि रह रहे हैं, और डिस्टर्बेंस जो है वो कहाँ शुरू होती है जब कोई आउटसाइडर, कोई अजनबी शख्स जो है वो उनके दरमियान आकर रहना शुरू करता है। तो जो पहले कैरेक्टर्स हैं उनकी सोशल लाइफ में, उनके इर्द गिर्द में, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में उनके मेंटल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, उनके साइकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन जो है वो शुरू हो जाती है। वो डिस्टर्बेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर शो होना शुरू होती है कि वो टूटना शुरू हो जाते हैं। अब टूट क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने बात की है कि डिस्टर्बेंस होती है, तो डिस्टर्बेंस अल्टीमेटली डिटेरियोरेशन की तरफ लेके जाती है, रिकन्स्ट्रक्शन की तरफ जो है वो नहीं लेकर जाएगी आपको। तो इसके लिए इसमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर कैरेक्टर्स का जो इनर सेल्फ है वो इस डिस्टर्बेंस के थ्रू नज़र आता है। वो अपने डायलॉग्स, अपनी स्पीचेस और अपनी कन्वर्सेशन जो गुफ्तगू या डिस्कशंस उसमें कर रहे हैं स्टेज पर, उसके थ्रू उनकी जो फिर एंग्जाइटी है, उनकी तन्हाई है, या हिचकिचाहट है, या फ़ियर है, या जेलसी है, या हेट्रेड है, या उनकी मेंटल इरिटेशन है, और सम टाइम तो उनके सेक्सुअल आइडियाज़ हैं, या सेक्सुअल डिस्टर्बेंस जो उनमें एकदम से क्रिएट होती है कि जैसे एक पूल है और उसमें आप एक पत्थर मार दो तो वो जितना वर्ल्ड बढ़ना शुरू होता है। तो वो तमाम जो चीज़ें हैं वो फिर आपको उसमें नज़र आएंगी, और वो उस इरिटेशन को आपके सामने ला कर रखेंगे। असल मकसद जो है वो यही बताना है कि इंसान सम टाइम बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा होता है। मॉडर्न मैन स्पेसिफ़िकली इन चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा फ्रेजिल हो गया है, और वो डेलिकेसीज आपको जगह जगह प्रॉब्लम देती हुई नज़र आ रही होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें इसमें मिलती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल केयर टेकर में आप ले लें, केयर टेकर में 2 भाई हैं जिस घर में रह रहे हैं। उनमें से एक भाई जो है वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स थेरेपी जो थी वो दी जाती थी, और वो अभी भी जो है वो घर आता है, और वो दोनों जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर एक तीसरा शख्स जो है उनके साथ ज़बरदस्ती लॉज होने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, और आखिरकार उनको उस शख्स को वहाँ से निकालना पड़ता है। फिर इसी तरह जो होम कमिंग है ड्रामा, उसमें भी एक ऑफ़िसर है एक प्रोफेसर है जो कि वापस लंदन आता है अपनी बीवी के साथ, और वो अपनी फैमिली जिसमें उसके 2 भाई और एक बाप है उनसे मिलाता है लाकर उसको, और उसका इरादा होता है कि वो यहीं पर अपनी फैमिली के साथ मुस्तकिल तौर पर रहेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस एक मेल कंट्रोल्ड माहौल में अब एक जो फ़ीमेल आई है उसके साथ किस किस्म की सेक्सुअल डिस्टर्बेंस एंड डिस्ट्रप्शंस शुरू होती हैं, उनके बारे में ये ड्रामा है। इसी तरह जो इसका ड्रामा था स्लूथ,
बहुत खूबसूरत ड्रामा है, इसकी पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छी की गई थी। स्लूथ भी एक ही रूम में बना हुआ ड्रामा है और इसमें भी एक बहुत रिच और बड़ा मशहूर एक मुसन्निफ़ है जिसकी बीवी जो है वो किसी और नौजवान को पसंद करती है, इस वजह से उसको छोड़कर चली गई है और वो मुसन्निफ़ जो उस नौजवान को इनवाइट करता है अपने घर और नौजवान की पूरी कोशिश होती है कि वो कन्विंस कर ले मुसन्निफ़ को कि वो इसकी अपनी बीवी को जो है वो डिवोर्स दे दे। लेकिन बजाय इसके मुसन्निफ़ जो है वो अपने कुछ क्लेवर टैक्टिक्स चलाकर कुछ माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करता है उस नौजवान के साथ। और ये ड्रामा भी फुल ऑफ स्पीच आप कह लें और डायलॉग्स से भरा हुआ है। अब डायलॉग्स जो हैं वो हॉलमार्क हैं पिंटर के ड्रामास का, यानी कि ख़ासा है, एक लैंडमार्क आप कह लें, एक बहुत बड़ी स्टैम्प है कैरेक्टराइजेशन के साथ, क्योंकि कैरेक्टर सारे के सारे डायलॉग्स के थ्रू एक्सपोज हो रहे हैं। क्योंकि एक्शन आपको नज़र नहीं आएगा, इनर एक्शन शायद बीच में चले लेकिन आउटर एक्शन आपको बहुत कम नज़र आएगा। थिएटर ऑफ अब्सर्ड में बेसिकली समटाइम जो है ये चीज़ें भी हमें सामने नज़र आती हैं। डायलॉग्स किस किस्म के हैं? छोटे छोटे डायलॉग्स हैं। उन छोटे छोटे डायलॉग्स में, उस गुफ्तगू में गैर ज़रूरी किस्म के वक्फ़े हैं, बेरब्त बेमायनी किस्म के जुमले हैं, बिल्कुल अनपॉलिश्ड ग्रामर आपको इसमें मिलेगी और कोई मानी नहीं है और बाज़ औक़ात आपको एक लंबी खामोशी मिलती है। गैर ज़रूरी खामोशी है लेकिन वो काफ़ी गहरी खामोशी है, देखने में बेमायनी है लेकिन वो बामायनी है और उस खामोशी के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को बताने की कोशिश की है। इनर सेल्फ इन्हीं डायलॉग डिलीवरी को कि किस तरह किया जाएगा और चूँकि कोई रब्त नहीं है, कोई प्रॉपर सेंटेंसेस आपको नहीं मिलेंगे, कोलोकियल लैंग्वेज है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके थ्रू कैरेक्टर्स की लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, उनके इनर सेल्फ को दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये टेक्निक जो डायलॉग्स की है और इस किस्म के एक स्पेसिफ़िक तरीका है, इस चीज़ से पिंटर के ड्रामास को या पिंटर के आर्ट ऑफ राइटिंग को एक टर्म मिल गई थी, उसको कहा जाने लगा था पिंटरेस्क, और इसको बाकायदा ऑफिशियली ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल भी कर दिया गया। तो ये एक ओरिजिनलिटी है पिंटर की। और आप भी जब एक दो ड्रामास जो हैं वो पिंटर के देख लें तो कुछ अर्से के बाद आपको बहुत आसानी से कोई आप ऐसा ड्रामा या देखते हैं या कोई ऐसा स्क्रीन प्ले देखते हैं तो आपके जहन में फ़ौरन ज़रूर ख्याल आता है कि ये या तो पिंटर स्टाइल है या पिंटर ही का है, और वो ज़्यादातर पिंटर का ही निकलता है क्योंकि उसकी ये तमाम राइटिंग्स जो हैं फिर पहचानी जाती हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ पिंटर की ओरिजिनलिटी आपके सामने, आप ज़रूर इन ड्रामास को देख सकते हैं, तो देखिए, पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। इन सारी चीज़ों के साथ साथ चूँकि डायरेक्शन की तरफ पिंटर आ चुका था, पिंटर ने रेडियो और टीवी के लिए भी बहुत लिखा और उसके बाद मोशन पिक्चर के बहुत सारे स्क्रीन प्लेस भी उसने लिखे हैं, जिसमें जो नुमायाँ हैं उनमें 3 स्क्रीन प्लेस तो जोसेफ लोज़ी की फ़िल्मों के ही हैं, जिसमें द सर्वेंट एंड द एक्सीडेंट एंड द गो बिटवीन है। इसके बाद जो मज़ीद स्क्रीन प्लेस उसने लिखे जो कि कामयाब भी गए और उन्होंने मशहूर भी किया, उनमें शामिल हैं द लास्ट टाइकून, द फ्रेंच लिeutenant's वुमेन, हैंडमेड्स टेल एंड स्लूथ। ये ड्रामास थे जो कि आगे चलकर इसको काफ़ी कामयाबी जो है उन्होंने दी। इन स्क्रीन प्लेस ने इसके ऊपर जो है बहुत काम किया, ख़ुद भी एक अच्छा अदाकार के तौर पर, द एब्सर्ड थिएटर का एक्टर के तौर पर इसने काम किया। एक और यूनिक चीज़ जो है पिंटर की वो ये है कि ये सिर्फ़ एक यूनिक एंड एब्सर्ड प्ले राइट जो है, याद रखिएगा मैं बार बार बात कर रही हूँ थिएटर ऑफ एब्सर्ड की, सिर्फ उसी के नाम से पहचाना नहीं जाता है, बल्कि ये एक बहुत अच्छे शायर के हैसियत से भी जाना जाता है। इसकी शायरी में आपको सियासी नज़रियात भी बहुत वाज़ेह तौर पर मिलेंगे और छोटी छोटी नज़में हैं, बहुत सादे अल्फाज के साथ हैं, लेकिन वही ख़ासा रखते हैं अब्सर्डिज़म का, कि लेयर्ड मीनिंग्स होंगे। आप उससे जो भी मतलब निकालेंगे अल्टीमेटली दैट विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ अब्सर्डिज़म। तो छोटी छोटी जो नज़में हैं वो भी आपको इसी चीज़ की तरफ लेके जाएंगी। इसके अलावा पॉलिटिकल इसमें नज़रियात मिलेंगे, पॉलिटिक्स में या सियासी तौर पर
हैरल्ड पिंटर ने हमेशा आवाज़ मुस्तकिल तौर पर उठाई और आर्थर मिलर के साथ इसने तुर्की का दौरा भी किया। फिर इराक़ और अफ़गानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट पे ये मुसलसल और मुस्तकिल तौर पर जो है अपनी आवाज़ उठाता रहा है। 2005 में इसको नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला था और 2007 में ही वॉज नेम्ड एज अ शेवलरियल ऑफ फ्रेंच लाइजन ऑफ ऑनर और 2008 में पिंटर ने इस दुनिया को छोड़ दिया था। तो दोस्तों ज़रूर कोशिश कीजिए, पिंटर के ड्रामास को पढ़िए और अगर पिक्चराइजेशन मिलती है तो ज़रूर देखिए। आपके इर्द गिर्द करीब अगर ये स्टेज होते हैं या थिएटर में लगाए जाते हैं तो दैट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गो और ख़ुद से एक्सपीरियंस करें उसके कैरेक्टर्स को स्टेज पर चलते हुए और तमाम चीज़ों को देखते हुए, वो तमाम ब्रोकन डायलॉग्स, वो हेजिटेशंस एंड द नथिंगनेस और प्लॉटलेस प्लॉट्स जो हैं, और कोशिश करें देखने की कि उसमें से आप क्या निकाल सकते हैं। आखिर पिंटर इनके थ्रू क्या बताना चाहता है। ये कैरेक्टर्स जो हैं मुसलसल अपने मेंटल साइकोलॉजिकल वॉर्स को लेकर चल रहे हैं और हमें अपने इर्द गिर्द भी ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। बाज़ औक़ात हम भी छोटी छोटी फ़ाइट्स जो हैं वो सारा दिन अपने साथ कर रहे होते हैं और एट द सेम टाइम हम अपने साथ भी, वो कहते हैं ना कि टाई रखने की कोशिश करते हैं, वांट टू मेक अ पीस विद आवरसेल्फ। इसके साथ साथ हम अपनी वर्क प्लेसेस पर, अपने घर में या फैमिली फ्रेंड्स में मिलते हैं, किसी सोशल गैदरिंग में, यानी कि डे टू डे लाइफ में जहाँ भी जाते हैं हमें अपनी उस एक अपीयरेंस को भी मेंटेन करना होता है। और उनके साथ जब कम्युनिकेशन करते हैं तो जो गल्फ आती है कम्युनिकेशन के दौरान, बाज़ औक़ात नज़रियात के दरमियान में, इन तमाम चीज़ों में हमारी स्ट्रगल चल रही होती है। और यही वजह है कि शायद अक्सर जब हम फाइनली घर में आते हैं तो एक साई ऑफ रिलीफ निकलती है, एक ठंडी सी आह निकलती है कि जैसे नाउ वी आर जस्ट होम, नाउ वी आर अस, वी आर आवरसेल्व्स, कि जैसे कुछ वक्फ़ा मिल गया है हमारी बहुत बड़ी भागदौड़ का, जो कि ख़ास तौर पर हमारे जहन की जो जंग चल रही होती है उसको। हैरल्ड पिंटर बहुत बहुत खूबसूरत इंसान था और मुझे लिटरली हैरल्ड पिंटर जो है वो केयर टेकर के बाद ही सिंपली कॉट माई आई और फिर मैंने इसको आगे स्टडी करना शुरू किया। हम फर्दर भी इसके प्लेज़, इतनी टेक्निक्स के बारे में मज़ीद मालूमात भी जो है वो साथ साथ शेयर करते रहेंगे। अभी सिर्फ मुख्तसर सा तारुफ था एक शख्सियत के बारे में, और ताकि हमें ये अंदाज़ा लगे कि ये तमाम लोग हैं जो कि इस वक्त पूरी सोसाइटी में ना सिर्फ काम कर रहे हैं, इन लोगों ने अपने आर्ट के थ्रू, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, अपनी ओरिजिनलिटी के थ्रू सिर्फ नई नई चीज़ें जो हैं लिटरेचर में क्रिएट नहीं की हैं, लेकिन उनके थ्रू दे रियली अफेक्टेड अ ह्यूज नंबर ऑफ़ ऑडियंस। और ऑडियंस का मतलब क्या होता है हमारे पास, अल्टीमेटली सोसाइटी। तो सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेनमेंट नहीं मिल रही, लर्निंग प्रोसेस याद रखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि आर्ट, लिटरेचर और उसमें भी जब हम सब ऑनर पर आते हैं यानी कि थिएटर की तरफ, तो मेन मकसद हमारे पास लर्निंग थ्रू एंटरटेनमेंट है। तो ये चीज़ ख़ास तौर पर सामने रखी जाती है। किसी भी राइटर की या किसी भी आर्ट परफॉर्मर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं दे रहा, उसके थ्रू अल्टीमेटली आपको लर्निंग पॉइंट दे रहा है। तो जब एक ऑडियंस जो है वो वहाँ से उठती है तो वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर उठती है और वो अपने साथ फिर रोज़मर्रा जो टैकल होती हैं चीज़ें या जो मसले उनके साथ आते हैं, वो ज़रूर उनको वो चीज़ें याद कराती हैं कि यार ये चीज़ हमने तब देखी थी, ये एक्सपीरियंस हुई थी, या उस वक्त जब आप बैठे या उस ड्रामा को एंजॉय करें उस वक्त आपको याद आता है कि ऐसा तो हमारे साथ भी पहले हो चुका है, ये सिचुएशन शायद हमने किसी के साथ देखी थी या हमारे साथ भी हुई थी। या इन केस अगर कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस, एम्बिग्युइटीज़ कुछ ऐसी हमारे साथ आती हैं तो हमारा क्या रवैया हो सकता है या क्या होना चाहिए। आइदर वी कैन रियली कैरी दिस ऑन, या हम भी इन कैरेक्टर्स की तरह हेल्पलेस होंगे। तो फिर आप उनको देखने के बाद उनको अपने शूज़ में देखते हैं और आप अपने आप को उनके शूज़ में देखते हैं, तो बहुत हद तक आपको जो एक पैरेलल वर्ल्ड हमारे साथ हमारी चल रही है वॉक किस्म की, तो उसके बारे में हमें अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है, जो कि अल्टीमेटली हमें मैच्योरिटी की तरफ लेके जाता है। तो हैरल्ड पिंटर के बारे में मज़ीद जो कुछ भी हमारे पास होगा हम उसको ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट है
और फिर हम किसी नई पर्सनैलिटी के साथ फिर आपके पास आएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपके साथ ये जो गुफ्तगू या कन्वर्सेशन होती है आपको पसंद आती होगी, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में शेयर कीजिए। कोई चीज़ आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या किसी चीज़ के बारे में तो ज़रूर सामने लेकर आएँ और हम देखेंगे कि हम फर्दर उसके बारे में हाउ डीप वी कैन डिग इन। तो अपना ख्याल रखिएगा।